यस, जिन्होंने देखा उनमें से कोई बताएगा क्या मेजर डिफरेंस मिला? यस। सिलेबस करने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है आपको। यस, एनीवन? वो तो मैंने ही बताया था, कीवर्ड और वेब ब्राउजिंग। मेरी लैंग्वेज मेरे को ही बता रहे हो। अच्छा। अच्छा। अगर ढूंढते तो मिलता। यस। क्या मिला बेसिक डिफरेंस वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन में? एक क्वेश्चन आता है इसलिए कह रहा हूँ भाई। आज मैं पेपर भी दिखाने वाला हूँ थोड़ा आपको, आपकी दिमाग की बत्तियाँ थोड़ा खोलने वाला हूँ, क्योंकि इंटरनेट आज करा के फिर कल, आजकल मैं पेडागोजी भी स्टार्ट करूँगा साथ के साथ। लिख के लाए हो? हाँ बताओ क्या लिख के लाए हो। ठीक है, गूगल की लैंग्वेज बोल रहे हो? वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेब 1.0 में एक एक लाइन की बात कही थी और गुड़िया ने चार चार लाइन लिख दी। ओके गुड। हाँ, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। हम्म, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस। ध्यान दें, आपस में एक चीज़ सीखें, कोऑर्डिनेशन। और जो भी टास्क मैं दूं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें लिखना है और पढ़ना है, डजन मैटर। उसके पीछे मैटर है, कंसर्न है कि हम उसमें क्या जानकारी अचीव कर रहे हो। 2025 चल रहा है, सिलेबस में चेंजेज हुआ, तो ये तो डैम श्योर है कि पेपर पैटर्न में भी चेंज करेगा, यानी क्वेश्चंस के पैटर्न में, ये श्योर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, तो सीटें उतनी ही हैं, जो पहले आती थी उतनी अब आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फ़िल्टर तो डालेगा ना। और फिल्टर डालने के लिए जो सब्जेक्ट मिलेगा वो यही है, इन सब्जेक्टों में फ़िल्टर लगा देता है और हमारे स्क्रूटनिंग हो जाती है, कंपटीशन से बाहर कर देता है। और हमारे लिए एक एक क्वेश्चन मैटर है। और ये 5 7 10 क्वेश्चन जो भी आने हैं, अगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, तो इतनी क्लास इतनी सीरियसली नहीं लगाई जाती है, ना पढ़ाया जाता। ये आपके जो मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ये मेरिट डिसाइडेड क्वेश्चन है, यानी मेरिट फैक्टर वाले क्वेश्चन है। और ये जो करता है ना, इन क्वेश्चनों को जो करता है, डेफिनेटली वो अपनी मेरिट को बहुत सिक्योर पोजीशन में लेके जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जनरल अगर मैं बात करूँ, कॉमन, अपन राजस्थान जयपुर की बात करते हैं, कॉमन बात करें ना, तो इन क्वेश्चनों को ना तो कोई करता है ना पढ़ाता है। और मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था कि आप किसी भी मेरे जैसे भाई के, किसी भी संस्था के, किसी भी आपके साथी के नोट्स पढ़ना पेडागोजी के जाके, आईसीटी के, अपना आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा उसमें और अपन में का अंतर क्या है। बस वेरी गुड। और मैं वही पढ़ाऊंगा जो एज पर सिलेबस है, उससे अलग नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अब इसके पीछे रीजन है, नहीं नहीं भैया ने सही कहा है। अब देखा ना क्यों, एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्चुअल है। और इस सब्जेक्ट को ऐसा कह दें, आईसीटी पेडागोजी एक सब्जेक्ट है बेसिकली। मेरे पास एक किताब है 572 पेज की, मैं आपको ला के दिखाऊंगा। वो पूरा मैंने पढ़ा है खुद से, ठीक है। और फिर पूरा पढ़ने के बाद एनालिसिस निकाला है कि सूचना तकनीकी ने शिक्षा शास्त्र में कैसा बदलाव किया है। ऐसे मेरा भी तो कोई ना कोई सोर्स पॉइंट होगा जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। पहली बात तो जो पढ़ा रहे हैं उनको यही नहीं पता कि ऐसी भी कोई किताब है जो शिक्षा शास्त्र को सूचना प्रौद्योगिकी में इन्वॉल्व कर ले। और वहाँ 90-80 से चल रहा है ये कार्यक्रम। क्या चल रहा है? 90-80 से। और जो जनरली पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा नहीं पढ़ा, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ शिक्षा शास्त्र का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, सूचना तकनीकी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते। और क्वेश्चन आते हैं दोनों कंबाइंड।
कैसे आते हैं, कंबाइंड। अभी आप देखोगे आगे जब से धीरे धीरे चलोगे तो अपना समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग, बहुत बेसिक चीज़ें ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार क्या टास्क है। और जब ओवरऑल सिलेबस आने लगेगा तो आपके मन में एक विचार आएगा, सर अब तो हम खुद ही पढ़ा देंगे इसको। और अच्छा बात है, पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दें। यस। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर तो अभी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ वेब ब्राउज़र पर और सर्च इंजन पर। मैंने आपको ये कल ढूंढने के लिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अगर पुराने फर्स्ट ग्रेड के पेपर को उठा के देखें तो यहाँ से मोस्टली एक क्वेश्चन पुटअप हो रखा है। ज़्यादातर वेब ब्राउज़र के क्वेश्चन पुटअप हो रखा है। अपने जितने भी सोर्स हैं उन सबको ओपन कर लो। अब जितने भी आपके सोर्स हैं ना, उन सबको ओपन कर लो इस सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि 5 7 10 क्वेश्चन जो भी आने हैं ना, बहुत नॉर्मली नहीं आने जितना आप सोच के बैठे हो। मेरे को तो पता है कौन से आने हैं, लेकिन आपको वो पता चलना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो अपने जितने भी सोर्स हैं वो खोल लो। और मैं एक सोर्स थोड़ा सा मैं खोल कर दिखाऊंगा अभी इस लैपटॉप से आपको। जितने भी पेपर्स अब तक आए हैं वो उनके क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ मैं, यही बताने वाला हूँ। आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले क्वेश्चन क्या थे, और अभी लास्ट टाइम जो 2022 के क्वेश्चन आए वो भी दिखाने वाला हूँ कि अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अपना कंपेयर समझ में आ जाएगा। क्लियर सबको? तो ध्यान दें। वेब ब्राउज़र हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन को वेब पेज के रूप में फाइंड आउट करता है। मेन डिफरेंस तो क्या है, वेब पेजेस के रूप में फाइंड आउट करता है फ्रॉम द वेब सर्वर, कल हमने बताया था। आफ्टर दैट हमारा जो सर्च इंजन है वो सूचनाओं को फाइंड आउट करता है। यानी गुड़िया ने जैसे बताया था कि गूगल पर जो भी इंफॉर्मेशन है उन सबको एज इट एज किसी भी सूचनाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई वर्ड होगा। क्या होगा? वर्ड। जैसे गूगल पे आप कुछ भी लिख दो, एक वर्ड कुछ भी लिख दो। जैसे आपने लिख दिया मेटा, या ऐसा लिख दिया फर्स्ट ग्रेड, ऐसा मान लो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लिख दिया गूगल। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हमारा कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड। और उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट की दुनिया में, उन सबको प्रदर्शित करता है। उन सबको प्रदर्शित करता है। अब वो पर्टिकुलर कोई संस्था का लिंक भी हो सकता है, किसी नोट्स का लिंक भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक भी हो सकता है। यानी कुछ भी उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। कौन? सर्च इंजन। और जनरली लैंग्वेज में अगर आपने ढंग से देखते हो तो कई लोग कहते हैं कि वेब ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज कल खोला तो उसमें गूगल सर्च कर लो। तो कई लोग कहते हैं कि माइक्रो वेब ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन चलते हैं, इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करता है। वो कॉमन थिंग है। लेकिन वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। वेब ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन को वेब पेज के फॉर्म में फाइंड आउट करता है, जबकि सर्च इंजन इन्फॉर्मेशन को कीवर्ड के रूप में फाइंड आउट करता है। क्यों करता है? ध्यान से सुनना। मैंने कल इसलिए दिया था आपको ढूंढने के लिए, अगर आप ढंग से ढूंढते तो 3 टास्क मिलते हैं आपको। कितने टास्क मिलते हैं? ऐसा नहीं। फर्स्ट टास्क है क्रैवलिंग। चलो आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट टास्क है क्रैवलिंग। कौन सा है? क्रैवलिंग। क्रैवलिंग क्या होता है? जो भी हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, यानी हमारी जो कोई क्वेरी है, भाई गूगल पे हम कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो हम जो भी कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, उसके आधार पर उस वर्ड को क्या करता है? फाइंड आउट करता है। यूजर की क्वेरी के आधार पर इंफॉर्मेशन को कीवर्ड के क्या करता है? फाइंड आउट करता है। क्लियर बात सबको? आफ्टर दैट अब कीवर्ड ढूंढा तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, उन सबका क्या बनाता है? इंडेक्स बनाता है। क्या बनाता है? इंडेक्स। क्या बनाता है? इंडेक्स। और जब हमें पता चल गया भैया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, भैया ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर लेती है, ये संस्था नोट्स कोचिंग करवाती है, ये इसके पीडीएफ है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इन सबका क्या बन गया? एक इंडेक्स। अब उनको हमने क्या किया? दिखा के प्रदर्शित किया, तो उसको बोला लिस्ट। क्या बोला? लिस्ट। अब ये 3 टास्क परफॉर्म करता है हमारा सर्च इंजन, जबकि ऐसा टास्क वेब ब्राउजर परफॉर्म नहीं करता। प्रैक्टिकली देख लो। अब ये मेरा वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, मैंने मेरा फाइंड आउट कर दिया। अब मैं मेरा गूगल को फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन चलते हैं। गूगल को जानते हैं तो मैं तो गूगल ही खोलूंगा। लो गूगल। अब गूगल एक सर्च इंजन है, खुल गया वेब ब्राउजर के अंदर। मैंने बोला कीवर्ड के रूप में ढूंढता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। अब मैंने, मेरी क्वेरी थी मुझे फर्स्ट ग्रेड जानना है, और ये जो प्रोसेस हुआ इसी को कहा क्रैवलिंग। क्या कहा? क्रैवलिंग।
अब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनको दिखाता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का क्या बना लिया, इंडेक्स बना लिया। अब बन गया जो जो ढूंढना है। अब देखो उससे संबंधित, अब भैया ये कोई एसी माउस है, टीपीटी है, अड्डा 24/7 है, फलाना है, आरपीएससी है, उन सब समझी एक लिस्ट क्या कर दी, दिखा दी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी काम करता है उन सबका क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दिया। अब ये हमारी लिस्टिंग हो गई, इंडेक्स क्रैवलिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई और इन सब की लिस्ट हो गई। अब मान लो मैंने कहा भैया मेरे को तो इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना वेब पेज के रूप में। अब आ गया वेब ब्राउजर, अब ये हमारा खुल गया वेब पेज। तो हमारा वेब ब्राउजर इंफॉर्मेशन को किस में फाइंड आउट कर रहा है, वेब पेज के रूप में, और जबकि सर्च इंजन कीवर्ड्स के रूप में। मेजर डिफरेंस है। और सर्च इंजन कितने टास्क के साथ चलता है, 3, क्रैवलिंग, इंडेक्सिंग और लिस्टिंग। समझ में आया, इतना सा डिफरेंस था बस, और कुछ नहीं करना। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में। कल मैं आपको जाते जाते वेब ब्राउजर लिखा रहा था। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब वो आपको पता होना चाहिए, और फैक्चुअल क्वेश्चन है। कैसा है, फैक्चुअल। अब कोई सा भी दे दे उदाहरण, लो मैं चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं आपको कि सर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ज्यादातर ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो ध्यान दें, अब ये क्वेश्चन आ जाए मान लो पेपर में। अब देखो, अब जिन्होंने पढ़ रखा है, इन्होंने पढ़ रखा है पहले, यूजीसी नेट में पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ भी यही चीज़ है ऐसे, इसलिए बोल रहे हैं। अब घबराओ मत कि इनको आता है, ये भी अपने जैसे ही है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, चलो मैं देख के आया तो ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं लोग। अब पूछेंगे इनसे, लाओ। पता नहीं क्या है ये, है पता नहीं मेरे को, तो सर्च इंजन है कि क्या है, पक्का। लो, अब ये इनको मैंने पढ़ा रखा है यूजीसी नेट में, इसमें यूजीसी नेट है। तो ये मत सोचो सर ये बोल रहे हैं तो इनको आता है, मैं तो आता ही नहीं। ध्यान रखना, जो हमारे पड़ोस में बैठा ना वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट होता ना तो हमारे पड़ोस में नहीं होता, वो कहीं और बैठा होता। तो हम सब एक जैसे ही हैं, बस क्या हमारी मानसिकता क्या होती है, बोल देता ना इंटेलिजेंट है यार ये तो, ऐसा ही होता है ना। ऐसा कुछ नहीं। पहली बात तो ध्यान से सुनना, ये तीनों ही सर्च इंजन है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था इनको, ये तीनों सर्च इंजन है। अब क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है, आंसर इज गूगल क्रोम। अब मुद्दे की बात की है, मैं तो सारे लिखा दूंगा। मुद्दे की बात यह है, अगर ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वही हमसे सॉल्व ना हो, और आता है और वही क्वेश्चन हमसे सॉल्व ना हो, तो फिर मामला गड़बड़ है। अब जो आप बता रहे थे ना पेडागोजी और कोई कितना पढ़ा ले, यही प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं पिछली बार पेपर्स में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो, और मेरा है, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम में आना है वो। ये ऐसे नहीं कि भाई मेरे को पॉपुलरिटी चाहिए, मैं इतना सारी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा दूँ। वो टास्क कवर करना है जहाँ से क्वेश्चन आना है, जाना है क्वेश्चन, और यही आइडेंटिटी अपनी कि शशि सर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आता है, बस अपने लिए बहुत है वो। क्लियर। तो ध्यान दें, आपको याद रखना है कि आपके वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। तो कल मैं आपको कुछ वेब ब्राउजर लिखा रहा था, कॉमर्शियल कौन सा है, टेक्सुअल कौन सा है, ग्राफिकल कौन सा है, फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और ऐसे पूछे हुए हैं, भारत का प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, एपिक। कहाँ आया बता दूं, 2018 2 सितंबर एचएम के एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा पूछा। विद डेट वाइज भी बता सकता हूँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों पूछा है, अगस्त में यही क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एलडीसी सेकंड ग्रेड में 15 अगस्त को जो शिफ्ट था, उस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था।
और वहां से उठा के 2 सितंबर को कहाँ पूछ लिया गया, आरपीएससी एचएम के एग्जाम में पूछ लिया। डेट वाइज तक याद है क्योंकि जब भी पेपर होता है उनका एनालिसिस करता हूँ, इसलिए पता है। क्लियर बात होगा। तो फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा है, एपिक। सन 2010 में बेंगलोर के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया, फाइंड आउट किया। तो कल लिख लिया, उसके बाद लिखना नोट डाल के, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर सूचनाओं को, वेब ब्राउजर सूचनाओं को, वेब ब्राउजर सूचनाओं को, वेब ब्राउजर सूचनाओं को वेब पेज के रूप में, वेब ब्राउजर सूचनाओं को वेब पेज के रूप में, वेब पेज के रूप में, जबकि सर्च इंजन सूचनाओं को, जबकि सर्च इंजन सूचनाओं को कीवर्ड के रूप में खोजता है, जबकि सर्च इंजन सूचनाओं को कीवर्ड के रूप में फाइंड आउट करता है या खोजता है, कीवर्ड के रूप में फाइंड आउट करता है या खोजता है वर्ड्स में, जिसके 3 टास्क होते हैं, जिसके 3 टास्क होते हैं, जिसके 3 टास्क होते हैं। पहला लिखो क्रैवलिंग, CRAWLING, क्रैवलिंग। अब इंग्लिश में लिखना, इनका हिंदी नहीं होता है भैया ना। दूसरा इंडेक्स, और तीसरा लिस्ट। क्लियर। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए हमें इनके क्या चाहिए, एग्जाम्पल्स। तो ध्यान दें, एक साइड तो लिखूंगा मैं एग्जाम्पल किसके, वेब ब्राउजर के, और एक साइड लिखूंगा मैं सर्च इंजन के एग्जाम्पल। तो लिखते चलें साथ के साथ। इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया है ना। हाँ, सफारी एप्पल में यूज होता है, आईफोन कौन रखते हो। नहीं, वेब ब्राउजर किसका का सर्च इंजन है। आईफोन कौन यूज करता है आप लोगों में से, किसके पास है, हाथ खड़ा करे। है ना, तो उसमें सफारी है, वेब ब्राउजर है वो, सर्च इंजन। एक्चुअली क्या है, सर्च इंजन के कोई आइकन ही नहीं होते हैं। हाँ देखो, आईफोन है, देख रहा है भैया, देखो रात दिन यूज कर रहा है फिर भी नहीं पता, बताओ यार। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। भैया सर्च इंजन का आइकन ही नहीं होते हैं डिस्प्ले में, वेब ब्राउजर के होते हैं, अंडरस्टूड है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो सही कहते हैं, पढ़ा है लेकिन गुना नहीं, तो वो गुणना बहुत जरूरी है। आपके लिए ही नहीं कर रहा हूँ ना, कहावत कर रहा हूँ जनरली। ते मन पे ले लो सर, मेरे को क्यों बोल दिया सर, और ले लो तो ले लो, मेरा क्या है। MSN अधिकार तो ठाकुर जी का है अपना।
मैं भी आप ही की तरह वही इंसान हूँ, 206 हड्डी वाला। चार शब्द आते हैं तो आपके सामने खड़े होके पढ़ा रहा हूँ। बहुत है 10-10, बाकी आप ढूंढ लेना। अब तो बता दोगे आंसर्स? हाँ सर, अब बता देंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये मत बोलना सर ऊपर वाला रह गया, नीचे का दो। एक बार लिख लो फिर। तो ये क्वेश्चन अगर बाई चांस आता है ऐसे तो आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखें, हमारे वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की बात होगी थी। अब वापिस आ जाएं इंटरनेट की दुनिया में। ये वेब कॉन्सेप्ट हो गया। अब वापिस किस पास जाएं? इंटरनेट की दुनिया में। तो मैंने आपको कुछ चीज़ बता के आया हूँ, लिखा के नहीं आया हूँ। जैसे डोमेन, होस्ट, नोड, ये मैंने लिखा ही नहीं है, सिर्फ आपको बताएं। डोमेन नेम लिखा दिए? नहीं लिखा है ना? तो उन सबको पहले लिख देते हैं और इंटरनेट को आज कंप्लीट करते हैं। और इंटरनेट का इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है इतना। फिर पेडागोजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसका शिक्षण सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क चलित पड़ेगी, तो नेटवर्क को देखेंगे। और फिर उसके अप्रोचेज को देखेंगे, पेडागोजी को। तो पैरेलल एक ये चलता रहेगा और वो चलता रहेगा। और इंटरनेट में यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कहीं से भी कैसी चीज़ें पूछी जा सकती। तो लिखें, हेडिंग डालें इंटरनेट शब्दावली। अब इसलिए नहीं लिखाए थे मैंने, जितने भी टर्म्स हैं वो टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी या शब्दावली। छोटा सा पॉइंट डालें इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। तो देखें, फर्स्ट वन ये लिख लिया ना सबने? तो लिखो, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, थ्योरी नहीं लिखनी है ज़्यादा। इंटरनेट लिखना, नेटवर्क व नेटवर्कों का समूह। सारी समझा दिए हैं। जिसको भी नहीं आए, पता नहीं है, भूल गया हो, स्किप हो, पढ़ा नहीं हो तो पूछ लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इन सबको। ठीक है? जब जैसे जैसे आए तो उनको सबको एक साथ लिखा रहा हूँ। इंटरनेट, नेटवर्क व नेटवर्कों का समूह। नेटवर्क व नेटवर्कों का समूह। दूसरा, नेटवर्क। दूसरा कौन सा है? नेटवर्क। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह। नेटवर्क, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह। तीसरा, इंट्रानेट। तीसरा कौन सा है? इंट्रानेट। इसमें लिख लो, एक प्राइवेट नेटवर्क है। एक प्राइवेट नेटवर्क है। एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग संस्था के जिसका उपयोग संस्था के यानी ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के इंटरनेट यूजर, जिसका उपयोग संस्था के इंटरनेट यूजर के बीच, इंटरनेट यूजर के बीच आपस में, के बीच आपस में सूचनाओं को साझा करने के लिए,
सूचनाओं को शेयर करने के लिए या साझा करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग संस्था के इंटरनेट यूजर्स के बीच आपस में सूचनाओं को साझा करने के लिए किया जाता है। बन गया सेंटेंस प्रॉपर? थोड़ा हिंदी में मेरा हाथ तंग है तो थोड़ा सेंटेंस बन थोड़ा देख लेना। इंटरनेट इंग्लिश में बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। इंटरनेट इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क टू यूज फॉर शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज या इंटरनेट यूजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसको क्या कहा हमने? इंटरनेट का है। हमने इंटरनेट की सर्विस ली, संस्था ने यूज किया तो वो प्राइवेट बन गया। इंटरनेट कैसा है? पब्लिक है। इंटरनेट कैसा बन गया? प्राइवेट। और उसके ऑर्गेनाइजेशन जो भी यूजर्स हैं इंटरनेट, उनके बीच में आपस में क्या कर रहे हैं? वो शेयर कर रहे हैं। यानी कि इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उन्हीं के लिए वो यूज किया जाए, वो क्या है? हमारा इंटरनेट है। क्लियर बात सबको? तीसरा ऑफ नेक्स्ट फोर, एक्स्ट्रा नेट। मैंने समझाया है इनको, फिर भी एक बार रिकॉल हो जाए तो बेटर है। एक्स्ट्रा नेट, एक्स्ट्रा नेट देखो, एक्स्ट्रानेट एक प्रकार का एक्स्ट्रानेट एक प्रकार का पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक प्रकार का पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क होता है। पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सूचनाओं को पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सूचनाओं को सुरक्षित बनाकर, यानी सिक्योर करके, सूचनाओं को सुरक्षित बनाकर, यानी ब्रैकेट में लिखना सिक्योर करके, सुरक्षित बनाकर यानी सिक्योर करके साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। सुरक्षित बनाकर साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो सर इंटरनेट में भी तो यही हो रहा था, फिर इसमें अंतर क्या हुआ? लेकिन ये क्या है? सिक्योर बना के करता है। प्राइवेट में, इंटरनेट में सिर्फ प्राइवेट लोग ही आ सकते हैं, जबकि एक्सटर्नेट में आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं। तो नोट डाल के लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नोट डाल के लिखो, एक्स्ट्रा नेट नेटवर्क में एक्स्ट्रा नेट नेटवर्क में एक्स्ट्रा नेट नेटवर्क में संस्था के कर्मचारी के अलावा, इंग्लिश मीडियम में तो नहीं है ना आप लोगों में से कोई? तो मेरे को ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिला है सर हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम वर्ड्स ज़्यादा यूज करो, इसलिए पूरा हिंदी लिखाने की कोशिश करो। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई हो पर्टिकुलर, तो इंग्लिश मीडियम के अलग से मेरे पास सेपरेट नोट्स हैं हैंड राइटिंग, वो भी मेरे से ले सकता है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम में कोई ब्लॉक। तो क्या लिखा रहा था? एक्स्ट्रा नेट नेटवर्क के संस्था के कर्मचारी के अलावा, संस्था के, वापिस बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा नेट नेटवर्क में संस्था के कर्मचारी के अलावा बाहरी उपयोगकर्ता बाहरी उपयोगकर्ता बाहरी उपयोगकर्ता, ब्रैकेट में जरूर लिखना इंग्लिश में, आउटसाइडर यूजर्स। बाहरी उपयोगकर्ता, ब्रैकेट में लिखना आउटसाइडर यूजर्स को भी अनुमति प्रदान की जाती है। को भी अनुमति प्रदान की जाती है। को भी अनुमति प्रदान की जाती है। क्लियर? आईएसपी लिखाया था क्या मैंने आपको? लिखा दिया? लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। ऐसी और संस्थाएं जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान करें वो क्या कहलाती हैं? आईएसपी कहलाती हैं। लिखा दिया आई थिंक मैंने, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रदान करें वैसी संस्था क्या कहलाती हैं? आईएसपी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? आईएसपी। आईआरसी लिखाया, तो अगला लिखा आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट। और आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराए ऐसी संस्था क्या कहलाती हैं? आईएसपी कहलाती है। इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएं वो कौन है? आईएसपी। एयरटेल, आइडिया, जियो, ये जो भी है। अगला लिखना आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। इसमें लिखना ऑनलाइन यूजर्स के बीच ऑनलाइन यूजर्स के बीच ऑनलाइन यूजर्स के बीच
इंटरनेट से जुड़ गए तो ऑनलाइन हो गए हम लोग। जैसे देख लेते हैं व्हाट्सएप चैट कर रहे थे, ऑनलाइन है भैया। जैसे मैं रात को कल नींद 3:15 बजे नींद खुल गया तो मुझे याद आया एक मैसेज डालना, किसी को 9:30 बजे मिलना है अर्जेंट, तो मैं मैसेज डाला तो वो भी ऑनलाइन में गई, इतनी रात को ऑनलाइन। बोले भाई ट्रेवल कर रहा हूँ, तो पता चल गया ना वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, ऑनलाइन यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रक्रिया, उस कम्युनिकेशन को नहीं बोलते हैं संप्रेषण प्रक्रिया, या कम्युनिकेशन ही लिख लो बेटर है। सूचनाओं को आदान प्रदान की प्रक्रिया ऐसे बोलते हैं हिंदी में, सूचनाओं को आदान प्रदान की प्रक्रिया। वापिस बोल रहा हूँ, ऑनलाइन यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस आईआरसी है, कम्युनिकेशन प्रोसेस आईआरसी है। हिंदी बोल दूंगा शुद्ध, अभी रुक जाओ। के बीच प्रोसेस आईआरसी है। इंटरनेट से जुड़े दो या दो से अधिक यूजर के बीच वार्तालाप की प्रक्रिया आईआरसी है। सही है ये हिंदी, लेकिन सिंपल भाषा में ऑनलाइन यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, आईआरसी है। सर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अब वो सब लोग करते ही हम लोग, जिसको चैट कहते हो आप जनरल भाषा में, ठीक है। आफ्टर दैट अगला पॉइंट, अगला लिखना होस्ट, लिखते चलना फटाफट फटाफट। होस्ट इंटरनेट से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट नोड, अगला पॉइंट नोड, एनओडी, नोड। देखो क्या है, एंड पॉइंट, तो लिखो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का एंड पॉइंट, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु बोलते हैं, अंतिम बिंदु है ना। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का एंड पॉइंट, ई एन डी आएगा ना, एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदु नोड कहलाता है, नोड कहलाता है, एनओडी, नोड, नोड कहलाता है, जिसे क्लाइंट बी कहते हैं, जिसे क्लाइंट बी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइंट। बोलते हैं ना व्यापारी मेरे क्लाइंट आ रहा है मीटिंग करनी है, दो लोग जुड़ गए वो, फिर मीटिंग में क्या करते हैं, टाइम पास, यार ऐसा ऐसा है, समझिएगा वो नोड है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान। आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जुड़ गए, तो जिस पॉइंट से जुड़े वही क्या है, नोड बन जाता है। सिंपल भाषा में जब दो यूजर एक साथ हो जाते हैं वो क्या बन जाता है, नोड बन जाते हैं। क्या बन जाता है, नोड बन जाते हैं। क्लियर बात सबको। नेक्स्ट लिखना, और कौन सा समझाया था, बैंडविड्थ, तभी रुको, डोमेन, हाँ डोमेन लिखो, जिन पे क्वेश्चन आया वो तो लिखो। डोमेन, लिखो इंटरनेट के अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े हुए, इंटरनेट के अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े हुए, इंटरनेट के अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े हुए, इंटरनेट के अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर्स के छोटे छोटे रूप, कंप्यूटर्स के छोटे छोटे रूप, कंप्यूटर्स के छोटे छोटे रूप। छोटे छोटे रूप का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर छोटा है, इंटरनेट के रेफरेंस में क्या हो गया, उसका फॉर्मेट छोटा मानता है वो। छोटे छोटे रूप जिनसे मिलकर इंटरनेट का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर इंटरनेट का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर इंटरनेट का निर्माण होता है, डोमेन कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। इंटरनेट का निर्माण होता है, डोमेन कहलाते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई कि डोमेन हमारा इंटरनेट को डेवलप करता है, हम जुड़ते हैं, तो डोमेन से क्या बनता है, डोमेन नेम। क्या बनता है, डोमेन नेम। और डोमेन नेम से क्या बनता है, उसका एक सिस्टम। तो तीनों अलग अलग वर्ड हैं, डोमेन अलग है, डोमेन नेम अलग है, और डीएनएस सिस्टम अलग है। तो तीनों को बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था इंटरनेट से जुड़े हुए, अब हम सब इंटरनेट से जुड़ते हैं, यस या नो। जैसे डेटा कनेक्शन ऑन किया
हम कहाँ से जुड़ गए, आर पास से, कहाँ से जुड़ गए, आर पास, और वहां जुड़ के हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन। तो हम जैसे जुड़े तो हमने क्या किया, इंटरनेट का निर्माण किया है। तो मैंने आपको डे वन ही बताया, इंटरनेट कुछ होता ही नहीं है। इंटरनेट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें नेटवर्क व नेटवर्कों के समूह को जोड़ा जाता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई थी फर्स्ट डे। और जब हम जोड़ते हैं तो हम भी, हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप में क्या हो रहा है, डोमेन हो रहा है। क्या हो रहा है, डोमेन। और हम सब जुड़ते जब तो इंटरनेट बनता है। सब हटते जाओ लोग, क्या है नेटवर्क, कुछ नहीं। आज मान लो अपना एक नेटवर्क बना है, आईसीटी पढ़ा हुआ नेटवर्क है। आप सब हट जाओ, मैं अकेला क्या करूंगा, पढ़ा सकता हूँ, क्या सूचनाओं भेज सकता हूँ, क्या नहीं भेज सकता ना। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता जा रहा है, वो कंप्यूटर तो क्या होस्ट है, और हम जब जुड़ रहा है तो इंटरनेट का निर्माण कर रहा है। भाई जुड़ गया तो होस्ट है, और जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है तो क्या बन रहा है, डोमेन। अब डोमेन बन रहा है तो कौन कौन से डोमेन है, तो उनका नाम बनता है। क्या बनता है, नाम। हम सब जुड़ गए, एक समूह बन गया, हमारा ग्रुप बन गया। किसका, आईसीटी पेडागोजी का बैच है ये, या आईसीटी पेडागोजी पढ़ रहे हैं सुबह 7 वाली क्लास में। तो हमारा एक ग्रुप बन गया रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का जो ग्रुप बनता है, जो हमारे संसाधन है उनका जो ग्रुप बनता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। जैसे डॉट कॉम एक समूह है, कॉमर्शियली यूज होता है। ओआरजी ऑर्गेनाइजेशनली यूज होता है। ईडीयू एजुकेशनली यूज होता है। और ये क्वेश्चंस पहले फर्स्ट ग्रेड में नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जा चुके हैं डोमेन नेम के ऊपर। क्लियर बात सबको, तो ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या लिखा है, डोमेन। अब मैं क्या लिखाऊंगा, डोमेन नेम। तो लिखो अगला, डोमेन नेम। एंड पॉइंट, गुड़िया। ये दो कंप्यूटर हैं, ये ए है और ये बी है। अब कंप्यूटर ए बी से जुड़ना चाहता है। किससे जुड़ना चाहता है, बी से। ऐसे छोड़ो, मैं मेरा जनरल उदाहरण लेता हूँ, मजाक में, अच्छा भी लगेगा। मेरी नई नई एंगेजमेंट हुई है, और मेरे को मैंने मेरी मैडम को मोबाइल दे दिया है, ठीक है। अब मैं मेरी मैडम से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो क्या करते हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ। तो जहाँ जुड़ा हूँ तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा जिससे मैं जुड़ता हूँ। व्हाट्सअप से, मैसेंजर से, व्हाट्सअप से या यूट्यूब से, जिससे भी हम जुड़ना चाहते हैं। तो कंप्यूटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो गया, जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान। अब सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा तो उनके मोबाइल में जो डेटा वो मेरे मोबाइल में आ सकता है, और मेरे मोबाइल का डेटा उनके मोबाइल में आ जा सकता है, और जाता ही है और आता भी है। हाँ, आज अच्छे अच्छे फोटो खिंच गए तो तुरंत शेयर करते हैं लोग। तो हम कहते हैं कंप्यूटर का एंड पॉइंट, जिससे दूसरा कंप्यूटर क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब जब दो जुड़ के एक हो जाते हैं तो वो क्या बन गया, नोड। क्या बन गया, नोड। अब नोड क्या है, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है ए के पास, उसका यूज कौन कर सकता है, बी। और बी के पास जो इन्फॉर्मेशन, उसका यूज कौन कर सकता है, ए। और जो दोनों ऑपरेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। क्या हो गए, क्लाइंट। समझ में आई बात सबको। तो वो मजाक में बोला था, इसको मत अन्यथा मत लेना। ऐसा कहते हैं सिस्टम में, जब भी कोई भी दो चीज़ हमें नीड होती हैं, जिनको हम तकनीकी भाषा में तो सेंडर और रिसीवर कहते हैं, तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में जो भी प्रणाली बनी है, जो भी कोई सिस्टम बना है, वो हमेशा दो कंपोनेंट से बनेगा। बिना दो घटकों के कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकता। ये बात मुद्दे की है। अब जो दो घटक है तो उनको जोड़ना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अभी हमें नेटवर्क और इंटरनेट बना रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर को हमने जोड़ दिया, लेकिन हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो दो डिवाइसों को जोड़ेंगे तो सही। और जो दो डिवाइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जुड़ती है तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, नोड। और नोड कोई बेसिकली कोई डिवाइस नहीं है, वो कंप्यूटर ही है, लेकिन यूज करने का तरीका बन गया। भाई दो को यूज करके हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब ये बताओ, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ क्या, नहीं भेज रहा। आप मेरे से भेज रहे हो क्या, नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन हमारा ग्रुप बन गया, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेजूंगा और आप भी मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजोगे। तो दो पॉइंट आपस में क्या हो गए, एक। तो वो क्या बन गया, नोड। क्या बन गया, नोड। यानी सिंपल भाषा में, जब दो कंप्यूटर किसी भी एक पॉइंट पर जुड़ जाएं और जुड़कर सूचनाओं को आपस में शेयर करें तो वो क्या कहलाता है, नोड। जुड़ना जरूरी है, बिना जुड़े कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो जुड़ गया तो वही क्या कहलाता है, नोड। और जब हम ऑपरेट करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लाइंट। यानी करने वाला कौन हो जाएगा, क्लाइंट। तो नोड को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। अब क्यों यूज होता है बेसिकली, अब इतना पूछ लिया तो एक चीज और ध्यान से सुनना। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो हमारा नोड बनता है। या दो या सौ दो, मैंने अभी एक डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, नेटवर्क की डेफिनेशन देखो। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह क्या कहलाता है, नेटवर्क। अब नेटवर्क में हम क्या करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान। अब जब नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क का एक डिजाइन बनता है, नेटवर्क का लेआउट बनता है, नेटवर्क का एक फॉर्मेट बनता है। कैसे, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो तो पढ़ने वाले बनाएंगे तो आपका नेटवर्क का जो डिजाइन है वो अलग होगा।
यानी आपका फ्रेंड्स का ग्रुप, अच्छा यार पढ़ने वाला ग्रुप है, तो थोड़ा मस्ती वाला ग्रुप बनाओगे तो क्या कहोगे, यार ये तो थोड़े से मस्त रहते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं, तो उनका ग्रुप अलग है। तो हमारे नेटवर्क में भी क्या होता है, डिजाइन बनता है, क्या बनता है, डिजाइन। और जो नेटवर्क का डिजाइन बनता है, लेआउट बनता है, उसको कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। नेटवर्क के डिजाइन को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो टोपोलॉजी होती है, वहाँ कंप्यूटर और नेटवर्क वर्ड यूज नहीं होता, वहाँ यूज क्या होता है, नोड। क्या होता है, नोड। ऐसे तो कहते हैं ना, तो आदमी की, इंसान की उन्हीं से बढ़ती है जिनसे विचार मिलते हैं। तो विचार मिलते हैं, तो वो दो विचार वाले आदमी क्या हो गए, नोड। जैसे चोर चोर मौसेरा भाई, तो वो क्या हो गए, नोड। और वो कैसी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, चोरी वाली, तो वो क्या है, नोड है। अब समझ में आ गया जनरल एग्जाम्पल से भी। तो लिखो, में क्या लिखा रहा था, डोमेन नेम लिखो। डोमेन के बाद डोमेन नेम, यह रिसोर्सेज का एक समूह होता है। यह रिसोर्सेज का एक समूह होता है। यह रिसोर्सेज का एक समूह होता है। रिसोर्सेज का एक समूह होता है जिसे यूजर्स के समूह को, जिसे इंटरनेट यूजर्स के समूह को, या जिसे यूजर्स के समूह को, जिसे इंटरनेट यूजर्स के समूह को प्रदान किया जाता है। जिसे इंटरनेट यूजर्स के समूह को प्रदान किया जाता है। जैसे देखो भैया, ये तो इंग्लिश में लिख ही लोगे, कॉमर्शियल, ये बोलते हैं वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यावसायिक संगठनों के लिए। दोनों में जैसी इच्छा वैसे लिख लेना। सर हम फर्स्ट ग्रेड वाले, इतनी भी बेइज्जती मत करो, इतनी तो आती है हमें, लेकिन हिंदी में आता है पेपर और इंग्लिश में भी आता है। एजुकेशनल, सैन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, किसके लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। और MIL, मिलिट्री, सैन्य संस्थाओं के लिए। कौन सी संस्थाओं के लिए, सैन्य संस्थाओं के लिए। पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखा दूंगा, ठीक है। gov.in, गवर्नमेंट इंडिया। कल आपने देखा था RPSC डाल रहे थे, तो हमारा क्या आ रहा था, gov.in आ रहा था। तो गवर्नमेंट इंडिया भारत सरकार का एक उपक्रम हो गया, तो इस डोमेन पर काम करता है RPSC। और क्या था, .in, जिसको बोला इंडिया। .pk, इसको मैं जरूर आप जान के लिखाता हूँ, पाकिस्तान। .nic.in, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इंडिया। हाँ, सारे स्मॉल लेटर ही आते हैं, ये ध्यान रखना, डोमेन नेम में सारे स्मॉल लेटर आते हैं। स्टार्टिंग के तीन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो कॉमर्शियल को बोलते हैं वाणिज्यिक के संस्थाओं के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं गैर व्यावसायिक संगठनों के लिए। एजुकेशनल को बोलते हैं शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। मिलिट्री को बोलते हैं सैन्य संस्थाओं के लिए। गवर्नमेंट इंडिया बोलते हैं भारत सरकार के लिए। इंडिया भारत के लिए। PK पाकिस्तान के लिए। nic.in, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर इंडिया, जो सेंटर नेशनलाइज हैं राष्ट्रीय लेवल पर, उनके लिए। ये हमारे क्या हो गए, डोमेन नेम। अब इनसे एक सिस्टम बनता है, क्या बनता है, सिस्टम। अब हम डोमेन देखा, हम कंप्यूटर को जोड़ा, तो हमने डोमेन नेम से जोड़ा। एक रिसोर्सेज का समूह है ये सारे, जिन पर अलग अलग रूप से जुड़ते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, डोमेन नेम। और इनका पूरा एक सिस्टम बनता है जिसको हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हमारे इंटरनेट की दुनिया में, जैसे यहाँ कोई दंगा फसाद हो जाए, तो इस एरिया का एक पर्टिकुलर DNS सिस्टम होगा। उस DNS सिस्टम को
हम डिसकनेक्ट कर देते हैं पूरे ओवरऑल इंटरनेट की दुनिया से। तो इस जिस एरिया में डीएनएस सिस्टम को डिसकनेक्ट किया जाता है उस एरिया में इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता, यानी कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, ना तो सूचना आती है ना सूचना जाती है। और हम देखते हैं ना कि वहाँ दंगा हो गया तो इंटरनेट बंद कर दिया, तो इंटरनेट बंद नहीं होता, उस एरिया का डीएनएस सिस्टम क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। डिसकनेक्ट कर देते हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता। तो अगला लिखना डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, यह एक डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, पहले फुल फॉर्म लिख लेना। यह एक आईपी एड्रेस, यह एक आईपी एड्रेस, यह एक आईपी एड्रेस, यह एक आईपी एड्रेस क्या होता है मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन अब इतना से जान ले, हमारे कम मोबाइल का या लैपटॉप का एड्रेस या सिस्टम का एड्रेस जो इंटरनेट चलाने पर हमें अलॉट किया जाता है वो एड्रेस क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस। पढ़ाऊंगा, इसके भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इतना सा जान लें ये हमारे सिस्टम का एड्रेस होता है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। तो यह है एक आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब प्रोटोकॉल क्या है ये आपको पता ही है, क्या है, नियमों का समूह। हाँ हाँ, सब ग्रुप्स ऑफ रूल्स, हाँ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो क्या लिखा रहा था, यह है एक आईपी एड्रेस, यह है एक आईपी एड्रेस को, यह एक आईपी एड्रेस को परिवर्तित करता है, यह एक आईपी एड्रेस को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का कार्य करता है, या परिवर्तित करने का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में यह डोमेन नेम को, दूसरे शब्दों में यह डोमेन नेम को, यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है। दूसरे शब्दों में यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, समझ में आ गया, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। क्योंकि, क्योंकि सर्वर की पहचान के लिए, क्योंकि सर्वर की पहचान के लिए, क्योंकि सर्वर की पहचान के लिए डीएनएस का उपयोग करते हैं, सर्वर की पहचान के लिए डीएनएस का उपयोग करते हैं, सर्वर की पहचान के लिए डीएनएस का उपयोग करते हैं। भाई आई एड्रेस आएगा तभी तो आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी। तो मतलब समझ में आ गया तीनों का। मेन कंप्यूटर जो छोटा छोटा जुड़ रहा है वो डोमेन, ग्रुप में जुड़ रहा है तो उनका एक समूह बन गया तो उसका वो कहला बोले डोमेन नेम, ये रहे। अब हम कहते हैं हमारा सिस्टम, हम जैसे डॉट कॉम पे जुड़े हैं, तो डॉट कॉम पे जुड़े तो हमारी पहचान के लिए एक एड्रेस देगा, वो एड्रेस कौन होगा, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस को हमारे सिस्टम के अनुसार अलॉट करने का, परिवर्तित करने का काम कर रहा है, तो वो कौन है, डीएनएस। अब इससे पहचान हो गया कि हम डॉट कॉम पे जुड़े हैं, डॉट ओआरजी पे जुड़े हैं, तो वो उसका क्या हो गया, एक सर्वर की आइडेंटिटी हो गया। यानी कि सर्वर की पहचान के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएनएस का यूज करते हैं। अगला पॉइंट जो चल रहा है डोमेन नेम सिस्टम के बाद, सर्वर क्या है, अगला पॉइंट सर्वर, अगला पॉइंट है सर्वर, अगला पॉइंट है सर्वर। लिखना, नेटवर्क का एक मेन यानी मुख्य, नेटवर्क का एक मुख्य, नेटवर्क का एक मुख्य केंद्रीयकृत कंप्यूटर, मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर, नेटवर्क का एक मुख्य केंद्रीयकृत कंप्यूटर, इंग्लिश में बोलेंगे मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर, नेटवर्क का एक मुख्य केंद्रीयकृत कंप्यूटर जिससे अन्य कंप्यूटर्स को, जिससे अन्य कंप्यूटर्स को, अन्य कंप्यूटर्स को नियंत्रित व व्यवस्थित बनाया जाता है, अन्य कंप्यूटर्स को नियंत्रित व व्यवस्थित बनाया जाता है।
मैं सर्वर हो गया और आप सारे क्या हो गए, अन्य कंप्यूटर्स। नियंत्रित व व्यवस्थित बनाया जाता है, कंट्रोल में मैनेज किया जाता है। तो कोई ना कोई एक सर्वर होगा जो अन्य कंप्यूटर्स को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल में मैनेज करने का क्या करेगा, काम करेगा। इस पर एक चीज़ याद आई है तो ध्यान से देखें। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ 2 मिनट का, तो सेंट्रल सर्वर की बात भी समझ में आएगी और आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखें थोड़ा सा। आप लोगों को क्या है ना, एक एज के साथ हताशा हो गई आपको कि यार पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये कोई टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की आपको, क्योंकि आप बहुत सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो, इट्स ओके। और इतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ जितना आप कवर कर सकते हो एक दिन में, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो देखो, बहुत अच्छा मिलेगा। और इस वीडियो से आप अपने वर्डिंग को सुनना कि वर्ड क्या कहना चाह रहे हैं। जब आदमी के अंदर होप होती है ना, तो अंदर इंसान कुछ करने के लिए कोई प्रयास करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। सर्वर की बात आई तो ये भी क्लियर होगा, और एक पर्सनल लाइफ से चीज़ भी जुड़ी हमारी क्या होगी, क्लियर होगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ बाद में छड़े। सफल सबको होना है, यानी कि जो प्रॉपर वे में एक प्लान बना के चल रहा है ना, वो सक्सेस है। और जीवन में शायद हमारी प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तब तक हम इसलिए अभी तक वेट कर रहे हैं। सर आप भी तो मेरी तो नौकरी लगी थी और मैं छोड़ के आ गया। मैं एक्स एम्प्लॉय रहा हूँ, नेवी में जॉब करके आया हूँ 8 महीने 17 दिन, सन 2010 में। कॉलेज टाइम में ही नौकरी, कॉलेज करते ही जॉब लग गया था मेरा। फिर बाद में मन में बहुत सोचा, जीवन में सोचा कि यार अपन को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। फिर बाद में एक बात समझ में आई कि शशि, गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने तेरे को ना नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए बनाया है, नौकरी दिलवाने के लिए बनाया है। और इस जिस दिन मेरी बात मेरे को समझ में आई, उस दिन से मैं बड़ी शिद्दत से काम करना शुरू कर दिया मेरे टीचिंग का। 2017-18 तक मैं ऐसे ही पढ़ाता था पैसे के लिए, और 2017-18 से फिर पढ़ा रहा हूँ नौकरी दिलवाने के लिए। भाई आपका सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान तो अपना भी रहता है, ठीक है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा है, एक हताश मत हो, एकदम पॉजिटिव वे में पढ़ो। और कोई, मैं तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा पढ़ाते नहीं, जितना पढ़ाओ उसको पढ़ते चलो। क्योंकि देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। पेपर की दिन क्या सिचुएशन हो, क्या मानसिकता हो, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर पॉजिटिव होकर किया गया प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। सवा मणि बोलने से या मंदिर जाने से, ढोल आने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, लक्षण नहीं होता। और हमारे यहाँ कंपटीशन दुनिया में क्या हो गया है, लोग भटक रहे हैं इधर उधर। कोई भी संस्था अच्छी बुरी नहीं होती, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। सिलेक्शन कराएगा सिर्फ आपकी मेहनत, वो किस किताब में, किस दिशा में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना। तो थोड़ा मेहनत करो। और बहुत अच्छी वर्डिंग्स थी, तो सुनता रहता हूँ मैं, ऐसी चीज़ों को देखता रहता हूँ तो पॉजिटिव थॉट्स आता है। सिलेबस सभी कराएंगे, मैं भी कराऊंगा और अन्य टीचर्स भी कराएंगे, लेकिन सिलेबस के साथ साथ एक अच्छा रास्ता दिख दें और हम अंदर एक आशा, हमारे होप हो जाए कि हमें सेलेक्ट होना है। और मैंने आपको पहले भी कहा, जहाँ भी पढ़ते हो ना, वहाँ लिख दो फर्स्ट ग्रेड 2025 या लेक्चरर 2025। डेली मोबाइल ना देखने के बजाय, भाई सोशल मीडिया का आदमी हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ, तो मोबाइल को ना देखने के बजाय सुबह सुबह उसको देखो। आपको माइंड सेट चेंज हो जाएगा। जैसे भैया ने आज आते ही कहा, सर अब मज़ा आ रहा है सुबह 7 बजे आने में, डेली रूटीन बन गया ना। मैं भी तो आता ही हूँ ना। जब जब चीज़ अच्छी होने लगती है ना, तो अपना माइंड सेट अपने आप अच्छा होता चला जाता है। और जब माइंड सेट अच्छा होता चला जाता है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब कुछ यहाँ मेरी बड़ी बहनें मेरे से बोलेंगी कि सर आपको पता है क्या, परिवार बहुत जिम्मेदारी है, सुबह उठना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, तो हमें भी करना पड़ता है। मैं उठ के मेरी मैडम को चाय बनाता हूँ, तब वो उठ के फिर मेरे लिए खाना बनाती है। ये तो जीवन का स्ट्रेनिंग फेस है, सबको करना है। और एक टाइम के लिए सबको अवॉइड कर दो, लक्ष्य निर्धारित करो। आप सफल हो गए ना, तो रेस्पेक्ट डबल हो जाएगी, ये तय मानना। परेशानी तो हमारे जीवन में भी है, आपके भी है, लेकिन हम आ रहे हैं ना डेली साथ में,
लास्ट तक दे लेना, 1 मिनट लेट नहीं हूँगा, और छुट्टी और नहीं करता मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये और है। मेरा पहला कर्म क्या है, मेरा शिक्षा। तो पैसा आएगा ना, तभी तो वो पनीर खिलाएगी फिर एक दिन बना के, नहीं तो दाल ही खानी पड़ेगी डेली। समझ गए? तो मेहनत करो जी जान लगा के। और अब ये डोमेन फॉर्मेन ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, चलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी इंटरनेट में हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी चल रही हैं, तो कुछ 10-12 लिखी हैं, 2-4 और हैं। बैंडविड्थ, इंटरनेट कनेक्शन, नेटिकेट, नेटिजेंस, नेट हेड, ये 3-4 और बची हैं एक एक लाइन की। और उसका इंटरनेट के कनेक्शन 3 प्रकार के, और इंटरनेट की सर्विसेज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो होपफुली कल कंप्लीट करेंगे। और एक बार इसको रिकॉल कर लेना, कल इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यू जो आए हुए हैं, पीवाईक्यू, और आफ्टर दैट फिर हम पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, बाकी की बात कल। थैंक यू। परेशान तो नहीं हो गए ना?